Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. I'm here with another topic of transfer pricing. In this video, I will explain the purposes of transfer pricing and will discuss the objectives which can be achieved by implementing the transfer pricing in a divisionalized organization. To understand the purposes of transfer pricing, be with me till the end of the video. Like my video and share with others. The links of other videos on transfer pricing can be found in the description. For more conceptual videos on strategic management accounting, subscribe my channel and press the bell icon. Let's start our discussion. Then what are the purposes of transfer pricing? Number one, to provide information that motivates divisional managers to make good economic decisions. वो पहली बात तो ये है कि वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिविजनल मैनेजर्स को सो दैट वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें. इकोनॉमिक डिसीजंस आर द डिसीजंस व्हिच helps them to generate more economic value to the organization, to the department. तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग अगर नहीं होगी तो मैनेजर्स जो है वो मोटिवेट नहीं होंगे और मैनेजर जब मोटिवेट नहीं होंगे तो वो अच्छे डिसीजंस नहीं कर पाएंगे और वो अच्छे डिसीजंस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी को फायदा हो और मैनेजर्स को फायदा हो और मैनेजर्स के फायदा जो है वो तभी होगा जब उनके पास कोई ना कोई उनकी परफॉर्मेंस या उनकी जो आप समझ ले कि प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेजर करने का क्राइटेरिया हो. तो ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट ऑफ देयर रेवेन्यूज और उसको जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करके वो एक अच्छे इकोनॉमिक डिसीजंस जो कि वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड वैल्यू ऑफ द डिवीजन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. उसके लिए वो ट्रांसफर प्राइसिंग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इंफॉर्मेशन मैनेजर्स कैन मेक गुड इकोनॉमिक डिसीजंस और उसको जो है वो मोटिवेटेड होने की वजह से वो इंडिविजुअल मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने अच्छे डिसीजन जो है वो करने के काबिल हो सकते हैं. अगर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होगी तो फिर अच्छे डिसीजन चूंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी कि वो क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं तो इस लिहाज से उनके ऊपर फिर डिसीजन करने के लिए इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो अच्छे डिसीजन नहीं कर पाएंगे. सो ट्रांसफर प्राइसिंग प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द मेकिंग ऑफ गुड इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द डिविजनल मैनेजर्स and this transfer pricing motivates the divisional managers to make good economic decisions on the basis of transfer pricing information. So provide information that is useful for the evaluating the managerial and economic performance of the division. That is the same point which we have already discussed in our previous slide कि ये provide करती है information जिसकी बेसिस के ऊपर हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन क्या हो सकती है? दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, that is basically residual income, that is basically economic value added, that is basically sales on returns. तो ये sales on returns हैं, ये sales on sales returns हैं या फिर residual income है या फिर return on investment है. All these measures based on profit and profit is only calculated if we have a price. And in a division, if we do not charge any price for our own other division of the organization, then we cannot calculate the profitability of the organization, also profitability of the division, profitability of the department. तो उसकी वजह से फिर हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन कैन नॉट कैलकुलेट. हम मैनेजर की और डिवीजन की परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अगर हम कोई प्राइस चार्ज नहीं करते हैं. सो ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज होने की वजह से जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर इवेलुएटिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट वो हमें मिल जाती है और उसकी बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं वो परफॉर्मेंस एवेलुएट कर सकते हैं. सो ट्रांसफर प्राइसिंग plays a critical role for providing information that is useful for evaluating the managerial and
divisional economic performance. So to internationally move profits between divisions or locations, हम ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज करके अपने, जब इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट्स को इंटरनेशनली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो उसका इसका बेनिफिट जो है वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि जब एक ऐसा मुल्क है जिसमें टैक्सेस कम हैं और एक ऐसा मुल्क है जिसमें टैक्सेस ज्यादा हैं, तो वो हम लोग इसको जो है वो आगे चल के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि टैक्सेस की ट्रांसफर जो है वो किस तरीके से पॉसिबल होती है। तो उसके लिए एक एक कंट्री में अगर टैक्स रेट कम है तो उसमें अगर प्रॉफिट्स ज्यादा आते हैं तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर एक कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा है तो उस लिहाज से अगर वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांसफर देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम हाई टैक्स रीजन टू द लो टैक्स रीजन। जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पे टैक्स रेट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान। तो ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान में भी एक ब्रांच है जिसकी डिवीजन है एक, और एक इंटरनेशनली यूरोप में यूके में डिवीजन है उसका, तो वो कंपनी क्या करती है कि अपने प्रॉफिट्स जो हैं थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर करेगी, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर उनको कम टैक्स पे देना पड़ेगा, और वो उस कम टैक्स की वजह से वो क्या कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट को और अपने टैक्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए जब कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं तो उसके लिए वो ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज कर सकती हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ देयर प्रॉफिट्स एंड tax saving in this way if they are moving internationally। अगर वो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और वो क्या कर सकती हैं कि अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग के टेक्निक को यूज करके अपने प्रॉफिट्स को हाई टैक्स रीजन्स में से लो टैक्स रीजन्स की तरफ मूव कर सकती हैं और उस तरीके से अपने टैक्स को सेव कर सकती हैं। Okay, the last one is to ensure that divisional autonomy is not undermined, और ट्रांसफर प्राइसिंग का मकसद एक ये भी है कि इससे डिविजनल जो ऑटोनॉमी है वो अंडरमाइन ना हो। वो ये इंश्योर किया जाता है कि डिविजनल मैनेजर्स आर ऑटोनोमस इन देयर डिसीजन मेकिंग, दे आर ऑटोनोमस फॉर मेकिंग देयर ओन डिसीजंस, they are autonomous for the investment decision, they are autonomous for the profitability decision। So to ensure the divisional autonomy of the divisional managers and the division, transfer pricing is used, and transfer pricing का purpose जो है वो एक ये भी है वो जो divisional manager की autonomy को safeguard करती है, ensure करती है, और डिविजनल मैनेजर की ऑटोनॉमी जो है वो अंडरमाइन नहीं होने देती। When we say purpose of transfer pricing, तो we have some example। Information for making good decisions, हमने ये कहा कि कंपनी को अच्छे डिसीजंस करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ट्रांसफर प्राइसिंग। How this transfer pricing can provide information for good economic decisions to the departmental managers? There are two concepts which are intermediate products. Intermediate products are those products which are transferred from the supply division to the receiving division। जो सप्लाइंग डिवीजन से रिसीविंग डिवीजन को जो चीजें ट्रांसफर की जाती हैं उनको हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहेंगे। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल में अगर हमने ये कहा कि एक असेंबली डिपार्टमेंट है और असेंबली डिपार्टमेंट क्या करता है, चेयर का स्ट्रक्चर बना देता है जो कि खाली ढांचा होता है, तो वो जो खाली ढांचा है जो कि मार्केट में बिक नहीं रहा है बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट को सप्लाई किया जा रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को, जो चेयर का स्ट्रक्चर है जो असेंबल होने के बाद बन जाता है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलेंगे।
अच्छा, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने वो रिफाइनरी की एग्जांपल ली थी, तो हमने ये कहा कि एक जो एक्सट्रैक्शन डिपार्टमेंट है, एक्सट्रैक्शन डिवीजन है, वो सॉइल से या जमीन से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है और वो क्रूड ऑयल ट्रांसफर कर देता है अपने रिफाइनरी डिवीजन को। तो वो जो रिफाइनरी डिवीजन को जो एक्सट्रैक्शन डिवीजन प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहा है, that is crude oil, and in this case crude oil is basically intermediate product। तो intermediate product को समझना बहुत जरूरी है, that the goods transferred from the supplying division to the receiving division, that good is called intermediate product। And the final product sold by the receiving division to the outside world, और जो आउटसाइड वर्ल्ड को जो रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्ट बेचता है या प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे। अब फाइनल प्रोडक्ट के एग्जांपल के लिए जैसे हमने चेयर की एग्जांपल ली, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जब हम लोग चेयर को कंप्लीट करके पॉलिश करके कोशिश करके जब हम लोग बेचेंगे, तो दैट वुड बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, जो कि रेडी टू मार्केट होगी या रेडी टू सेल इन द मार्केट होगी। और इसी तरीके से अगर हम ऑयल रिफाइनरी की बात करते हैं, तो उसमें जो गैसोलीन होगी या पेट्रोल होगा, वो हमारी क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट होगी, विच विल बी सोल्ड इन द मार्केट। तो वो जो रिसीविंग डिवीजन उसको कंप्लीट करके उसके ऊपर कॉस्ट लगा के उसको कंप्लीट करके आउटसाइड वर्ल्ड को जो बेचेगा, that product is called final product। So there are two concepts, intermediate product and final product। For this example we need to understand these two terms। Okay, example है जिसमें हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि एक सप्लाइंग डिवीजन की प्रोडक्ट है। सप्लाइंग डिवीजन की ये समझ लें फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो कि रिसीविंग डिवीजन के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करती है। सो इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई डिवीजन, एंड द रॉ मटेरियल इज और सेमी, बेसिकली सेमी पार्ट है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो वो जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या हो सकती है, उसका रॉ मटेरियल हो सकती है, तो जिसके ऊपर वो फर्दर काम करके उसको फिनिश करके उसको 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 कंप्लीट करके मार्केट में बेच देते हैं। सो उन्होंने ये कहा कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप लोग डिफरेंशियल कॉस्ट कह सकते हैं। तो वो जो डिफरेंशियल कॉस्ट है एक प्रोडक्ट की 1 यूनिट की, अगर हम 1 यूनिट बनाएं तो उससे $100 जो है वो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज हो जाती है, उसको हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने डिफरेंशियल कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक प्रोडक्ट को ऐड करने से, एक यूनिट के ऐड होने से जो इतनी कॉस्ट ऐड होती है उसको हम लोग जो वो डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं, और इसी का ही नाम हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कह रहे हैं। सो बेसिकली दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट which is used to make a product or of intermediate product। intermediate product को बनाने में जो एक सप्लाई डिवीजन कॉस्ट लगा रहा है, that is $100, और इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन रिसीविंग डिवीजन, और रिसीविंग डिवीजन में फर्दर इसके ऊपर $60 खर्च किए जाते हैं। इस तरीके से इन दोनों को मिला के अगर हम ये देखते हैं तो इन दोनों की जो कॉस्ट बनती है दैट इज $160, और जो मार्केट प्राइस है फाइनल प्रोडक्ट की दैट इज $200। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि वो दोनों को मिला के उनको 160 की वो चीज बनती है और मार्केट में वो 200 की बेच देते हैं। लेकिन नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड स्पेयर कैपेसिटी, तो स्पेयर कैपेसिटी भी नहीं है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए कोई एक्सटर्नल मार्केट भी नहीं है, बाहर मार्केट में हम उसको बेच नहीं सकते हैं। तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग सेट की जाती है दैट इज कॉस्ट प्लस 50% ट्रांसफर प्राइस। तो इस बेस पे अगर हम लोग बात करें तो पहले डिपार्टमेंट को ये कॉस्ट आ रही है $100 की, और उसके ऊपर अगर हम लोग 50% मार्जिन डालते हैं तो दैट इज 50। तो इस तरीके से इसको जो प्राइस बनेगी इसकी वो 150 बनेगी।
$150 की प्राइस के ऊपर वो ट्रांसफर करेगा। अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो रिसीविंग डिवीजन है वो 150 की वो चीज लेगा तो वो उसकी परचेज प्राइस है। जो सेलिंग डिवीजन की या सप्लाई डिवीजन की प्राइस होगी वो परचेज डिवीजन की या बाइंग डिवीजन की परचेज प्राइस होगी, वो उसकी कॉस्ट होगी। ओके, अगर इस लिहाज से मैं देखता हूं कि कॉस्ट 150 है, 60 रुपए अपने पास से लगाते हैं, टोटल मिल के बन गए 210 रुपए, और 210 की चीज 200 में कैसे बेच सकते हैं, इस लिहाज से ये एक लॉस का जो है वो सिचुएशन बन जाती है फॉर फाइनल डिपार्टमेंट, जो बी डिपार्टमेंट जिसको हम कह रहे हैं। अब इस लिहाज से इवेलुएटिंग मैनेजेरियल परफॉर्मेंस, अगर हम मैनेजेरियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ट्रांसफर प्राइस ऑफ 100 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग डिवीजन would be the correct decision which will give highest benefit to the company, but it doesn't form a basis for measuring the performance of supply division। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग 100 की चीज जो एक डिपार्टमेंट ने इस पे खर्च किया है, अगर इसी पे ही हम ट्रांसफर करते हैं तो तब हमारा प्रॉफिट कितना बन जाता है, 40 पर यूनिट नजर आता है। लेकिन अगर हम लोग 100 रुपया प्राइस चार्ज करते हैं तो पहले डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपया, और अगर ये प्राइस भी 100 रुपया चार्ज करते हैं तो फिर उनका तो प्रॉफिट जीरो हो गया। तो इसलिए हम लोग जब जीरो प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम डिपार्टमेंट ए की परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, हम तो कहेंगे कि इसने तो प्रॉफिट ही नहीं कमाया है। जब इसने वो प्रॉफिट नहीं कमाया है तो जो मैनेजेरियल परफॉर्मेंस होगी वो कैलकुलेट करना हमें मुश्किल हो जाएगा, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग जो कॉस्ट है वही ट्रांसफर प्राइस लगा के आगे बेच देते हैं तो जो सप्लाइंग डिवीजन होगा उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। और जब हम लोग उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कहेंगे चलें जी ये तो एक सप्लाई डिवीजन है, हम तो फाइनल डिपार्टमेंट की ही जो है वो एवेलुएट कर लेते हैं। तो जब उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो कोई मेहनत नहीं करेगा, उसके लिए वो कोशिश नहीं करेगा, अल्टीमेटली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मुश्किल होगी, और वो जो मैनेजर होगा वो मोटिवेटेड नहीं होगा, उसका कोई रिवॉर्ड या उसका कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा होगा। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि जो मैनेजेरियल परफॉर्मेंस है उसमें एवेल्युएशन करने के लिए मुश्किल आ जाएगी अगर हम लोग कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बेस के ऊपर प्राइस सेट करते हैं। लेकिन अगर हम 150 प्राइस सेट करेंगे तो हमें नजर आता है कि इसने 50 रुपए प्रॉफिट कमाया है, तो वो जो 50 रुपए प्रॉफिट है वो इसकी इन परफॉर्मेंस को शो कर देगा। लेकिन अगर हम 150 प्राइस चार्ज करेंगे तो ये प्राइस जो है वो कंपनी के लिए फायदा मंद नहीं होगी, और दूसरा डिवीजन जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा डिवीजन देखेगा कि इस प्राइस के ऊपर तो फिर उसको 10 रुपए का लॉस हो रहा है। बिकॉज वो 150 की चीज खरीदे डिवीजन से, 60 रुपए उसके ऊपर खुद लगाए और 200 की वो चीज बेचे, तो वो तो 100 210 की उसको पड़ रही है और 200 की वो बेच रहा है, तो इस लिहाज से तो उसको 10 रुपए का लॉस हो गया। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो टेक्निक है जिसमें हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग लगाते हैं, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, और उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट कर जाता है, जो कि डिफिकल्ट टू रिजॉल्व हो जाता है। तो इसलिए वो दोनों डिपार्टमेंट के दरमियान में ये फैसला नहीं हो पाएगा कि हम कौन सा प्राइस चार्ज करें, क्योंकि वो प्राइस चार्ज करने के लिए उनको वो वाली जो प्राइस जो ये चाह रहा है कि भाई 100 प्लस 50% मीन 150, वो इसको तो फायदा मंद है लेकिन दूसरे डिवीजन को फायदा मंद नहीं होगी। और दूसरे डिवीजन की बात अगर हम करते हैं तो वो कहता है जी 100 रुपए की प्राइस हमें अच्छी है, तो 100 रुपए की जब प्राइस चार्ज करेंगे तो वो पहले डिवीजन को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया, जो कि रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग फर्दर डिस्कशंस के अंदर इसको रिजॉल्व करने के ऊपर बात करेंगे। ओके, what techniques or methods we use for transfer pricing? Number one method is market based। हम market based transfer pricing ले लेते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। then that is cost based। देन हम लोग कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इस्तेमाल करते हैं। अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में भी तीन तरह के हम लोग मेथड लगा सकते हैं।
that is cost variable cost base, that is full cost base, and that is cost plus a markup based। हम वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर सिर्फ प्राइस रखें, हम फुल कॉस्ट के ऊपर प्राइस रखें, या फिर हम लोग कॉस्ट प्लस अ मार्क अप चार्ज करें जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है। एंड देन द थर्ड टेक्निक इज हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइसिंग। हाइब्रिड मीन combination of some both 2 or 3 methods। इसमें हम लोग प्रो रेटिंग द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रांसफर प्राइसेस। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या कर सकते हैं, प्रो रेटिंग की बेसिस के ऊपर एक ट्रांसफर प्राइस चार्ज कर लेते हैं, इसको हम लोग हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। देन इज नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग, कि हम लोग दोनों जो क्या कहते हैं दोनों डिवीजन्स के दरमियान नेगोशिएटेड प्राइस जो होती है उसको हम लोग ले लेते हैं, और दैट इज द बेसिकली मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिड प्राइसिंग। और उसमें से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्राइस हाइब्रिड प्राइसिंग टेक्निक है वो नेगोशिएटेड प्राइसिंग है। इसको हम लोग डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। और आखिर में है डुअल प्राइसिंग। मीन हम दो प्राइसेस रख लेते हैं, हम सेल प्राइस सेलिंग डिवीजन के लिए रख देते हैं और परचेज प्राइस हम परचेजिंग डिवीजन के लिए रख लेते हैं। सेलिंग डिवीजन को कहते हैं कि तुम इस प्राइस के ऊपर अपनी रेवेन्यू कैलकुलेट कर लो, और बाइंग डिवीजन के ऊपर कहते हैं कि आप भाई इस प्राइस के ऊपर अपनी परचेजिंग लिख लें। इस लिहाज से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डुअल बुक्स बना लेते हैं। सेलिंग डिवीजन को कहते हैं कि तुम अपनी प्राइस पे अपनी कैलकुलेशंस कर लो, और जो बाइंग डिवीजन है उसको हम कहते हैं कि तुम अपनी प्राइस के ऊपर अपनी कैलकुलेशंस कर लो। तो इस लिहाज से हम डुअल प्राइसिंग यूज करते हैं। इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसको डुअल प्राइसिंग को डिस्कस कर रहे होंगे।